तो हमारी क्लास ही शुरू होती है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पता है वो इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। डिग्री कितनी रहेगी, 2। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब हम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 आएगा। अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहता तो सिर्फ ये वाला टर्म हो जाता। ठीक। अब इक्वल टू 0 तो ये मिलके क्या हो गया, इक्वेशन। इसमें क्या लिखते हैं हम, आगे लिखा होगा देखो डेफिनेशन में कि a कभी 0 नहीं होगा। a क्यों 0 नहीं होगा कि अगर a 0 हो गया तो ये स्क्वायर वाला टर्म हट जाएगा। तो सिर्फ ये क्या बचेगा, लीनियर। तो ये स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है, इसलिए a 0 नहीं हो सकता। तो ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने सेकंड चीज डिस्कस की थी कि जो इसके रूट्स होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं। सॉल्यूशन वो रूट्स को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वेशन के लिए इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल होता तो हम इसे जीरोस कहते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि रूट सॉल्यूशन या जीरोस जो भी होंगे वो हमेशा डिग्री से लेस कम देन होंगे या इक्वल होंगे, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकते हैं वरना कम होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री है 2। तो इसकी भी रूट्स क्या होंगे, या तो 2 रूट्स होंगे या 1 रूट होगा या फिर नो रूट, कोई रूट नहीं होगा। ठीक, यही 3 केस पॉसिबल है। तो 2 रूट्स होते हैं या तो 1 रूट होता है या फिर एक भी रूट नहीं होता। अब मेथड ऑफ सॉल्विंग, तो तुम्हें पता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है सिंपल। एक मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे कि इन्होंने ये करके दिखाया है एक। अगर हम करें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका कहा है कि इसके रूट्स बताओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिख रही है। अब हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ये जो मिडिल टर्म है, सम ऑफ रूट्स ये आए मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ये आए। क्योंकि ये कहाँ से लिखा हो, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई लिखा जाता है तो वो इस तरीके से लिखते हो। सम ऑफ रूट्स ये बीच वाला टर्म होता है जो एक्स के साथ है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट वाले टर्म। कैसे फैक्टर कर सकते हैं इसके हम। सर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के बाद या पहले ही होगा, देखो ये प्रोडक्ट किसकी है, ए प्लस बी और ए माइनस ए माइनस बी की प्रोडक्ट है। और ये देखो ये -2 है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसको देखो ऐसे लिखूं, ए प्लस बी ए माइनस प्लस ए माइनस बी। तो देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, 2a -2a वही चीज आ गई। यस सर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिख दिया इस तरीके से, ए प्लस बी ए माइनस बी। यस अब इसको अलग कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, ये वाला टर्म एक्स के यस साथ, और यहाँ प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब ये देखो यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो ये क्या बचा, x माइनस ए प्लस बी, बी और इधर बचेगा यहाँ पर माइनस लेंगे हम। देखो जो चीज ये है वही सेम आना चाहिए, तो a माइनस बी। माइनस तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस ए प्लस बी x प्लस माइनस ए प्लस सर बी। माइनस हाँ यहाँ माइनस लिया है ना, ये माइनस लिया साइन यस चेंज हो गया। बस इसके बाद देख लो फैक्टर क्या हो जाएंगे। जब हम आगे लिखते हैं तो हम इसको ये वाला टर्म बाहर निकालते हैं, यानी कि x माइनस ए प्लस बी बाहर निकाला हमने, तो बचा क्या, x बचा और ये बचा। यस सर
इक्वल टू जीरो। अब दो फैक्टर अगर इक्वल टू जीरो होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जीरो है। तो ये तभी पॉसिबल है या तो ये टर्म जीरो हो पूरा, या फिर ये ये वाला वाला। टर्म जीरो, तभी तो जीरो आएगा। तो हम लिखते हैं आइदर x माइनस ऐसा। ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, और x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाले इक्वेशन से हमें मिला x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इससे मिलेगा हमें x इज इक्वल टू ए माइनस। तो ये दोनों रूट्स आए, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो ये हमने फैक्टराइजेशन से करा, तो आंसर हमें ये मिल गया, ए माइनस बी और ए प्लस। ठीक है, तो अब देखो वहां तो ऑब्जेक्टिव होता है, तो कोई तुम्हारे पास ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम सिर्फ फैक्टराइजेशन से ही करो, तुम किसी भी मेथड से कर सकते हो। और कौन से मेथड होते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये कंफ्यूजिंग होता है, तो बेटर है इस मेथड से ना करो वहां पर ऑब्जेक्टिव में। तो जो ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं वो या तो फैक्टराइजेशन, या फिर दूसरा क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। डायरेक्ट हम किससे सॉल्व कर लें? क्वाड्रेटिक फार्मूला से। क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? ये होती इक्वेशन, हाँ रजा, क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला? जो बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह में तुमने पढ़ा होगा, ये इस नाम से भी पढ़ाते हैं, श्रीधराचार्य रूल, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हम क्या निकालते हैं? हेलो। हेलो, ओ सर, सफाई चला गया था। अच्छा अच्छा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम सबसे पहले निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा। और जो रूट्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है सर। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम। तो दो रूट्स हैं, तो x1 और 2 दो रूट्स आएंगी, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो ठीक, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और फिर उससे हम रूट निकाल सकते हैं इस तरीके से डायरेक्ट। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि हम डायरेक्ट किसी भी इक्वेशन पे लगा सकते हैं, चाहे इसमें ए बी सी रेशनल हो, इरेशनल हो, रूट्स के अंदर है तब भी इससे आंसर आ जाता है। फैक्टराइजेशन में अगर रूट्स में दे रखे हैं तो उसमें मुश्किल होती है, जैसे मान लो अंडर रूट 2x² प्लस 3x प्लस रूट 3 ऐसे दे रखी है, तो फैक्टराइजेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेंगे। ठीक, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यूज करने की, इससे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। और एक चीज हमें क्या पता चल जाता है, जो कि सबसे इसका मेन पार्ट है, कि हम डी की वैल्यू से निकालने से क्या बता सकते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, जरूर। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स का नेचर कैसे होगा। जैसे मान लो डी की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0, तो हम क्या कहते हैं, रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, दो रूट्स आएंगे, यानी यहाँ पर हमें कितनी रूट्स मिलेंगी, 2। अगर d इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगी, रियल एंड इक्वल, रियल यानी रूट्स कितनी होंगी, 1। इक्वल मतलब दोनों रूट सेम है, तो एक ही वैल्यू आएगी बस, क्योंकि देखो यार d क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये चीज खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक रूट आएगी माइनस बी अपॉन 2a। और d लेस देन 0 हो
हम लिखते हैं नो रियल रूट्स, या फिर नो सॉल्यूशन भी लिख नो देते हैं। रियल यानी इस केस में क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज और है, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी d इज ग्रेटर देन 0। तो हम ग्रेटर देन 0 तो डिस्कस कर रहे हैं, क्या होगा, रूट रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और होती है कि ए बी सी तीनों क्या है, रेशनल नंबर है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें ए बी सी तीनों क्या है, ए बी सी तीनों क्या है, रेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर। यानी कि कोई रेशनल नहीं है, सो यानी कोई अंडर रूट वाला ऐसा कोई टर्म नहीं है कहीं भी। और अगर d की वैल्यू, ये देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट्स रेशनल और डिस्टिंक्ट होंगी। रैशनल और डिस्टेंस। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स क्या होंगी, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इरेशनल। यानी हम इसमें एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से। क्वेश्चन में कभी कभी पूछ सकते हैं, एडवांस क्वेश्चन है लेकिन, कि d ग्रेटर देन 0 और d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर मान लो d की वैल्यू क्या है, 36 निकल आई, तो रूट्स कैसी होंगी, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। यानी रूट्स जो x या अल्फा बीटा की वैल्यूज आएंगी वो भी क्या होंगे, रेशनल होंगे। लेकिन अगर d आ गया मान लो ऐसे 30, तो रूट्स अब कैसे होंगी, इरेशनल, यानी अंडर रूट में आएंगे रूट्स। नेचर ऑफ रूट में हम यहाँ भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 है और d क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, बाकी तो वही है, अगर इक्वल टू 0 तो रूट्स इक्वल हो जाती है, और लेस देन 0 है तो हम कह देते हैं नो रूट्स। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये इस टाइप के रहते हैं कि वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स के लिए हमें पता है d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर यहाँ कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 1। तो b स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, a हो गया k और c हो गया 1। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो 4 माइनस 4k शुड ग्रेटर देन 0, यानी 4 शुड ग्रेटर देन 4k। तो 4 से 4 डिवीजन, 1 शुड ग्रेटर देन k, यानी कि k लेस देन 1 है। ये है देखो ऑप्शन। ठीक, तो इस पे नेचर ऑफ रूट पे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें ये कंडीशन तीनों याद रखनी है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट कहेगा तो d ग्रेटर देन 0 लेना, इक्वल रूट पे d इक्वल टू 0 लेना, नो रियल रूट पे d लेस देन 0। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट वही सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो तुम पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल में भी पढ़ा था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, क्वाड्रेटिक के लिए। और क्यूबिक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तीनों रूट्स का सम। सेकंड रिलेशन क्या होती है, दो रूट एक साथ ले लो, और
और तीसरा फिर तीनों की प्रोडक्ट कर दो। क्लियर यहाँ तक? अच्छा मान लो क्यूबिक से ऊपर की अगर बात करें, बाई क्वाड्रेटिक, यानी इक्वेशन ये है देखो, ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e, ये है इक्वेशन। तो यहाँ पर रूट्स कितनी होंगी? 4। 4। पहली बात है ना। तो एक को हम कह देते हैं अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। चार डेल्टा है। तक सकते हैं, डेल्टा पढ़ा नहीं था पहले। एक बार देखो, अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो तुम्हें याद रहेगा। देखो अब क्या करना होगा इसमें, सिंपल। पहला जो रिलेशन होती है वो होती है सम। तो पहली तो होगी यही, चारों का सम इजिकल टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ये ए। सब में देखो, इसमें भी यही किया है हमने, इसमें भी यही किया है। तो पहला तो ये होगा। दूसरा क्या होगा? दो की अल्फा। प्रोडक्ट। तो देखो पहले अल्फा की बीटा से किया, अल्फा की गामा से, अल्फा की डेल्टा से, फिर किया बीटा की गामा से, बीटा की डेल्टा से, और लास्ट में क्या बचा? गामा डेल्टा। ऐसे 6 बनेंगे। ये इक्वल टू क्या होगा? सी अपॉन ए। देखो पहला माइनस होता है फिर प्लस होता है, यही ऑर्डर चलता है हर जगह। ठीक। अगर इसमें देखे, देखो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसमें दो ही थे तो एक माइनस एक प्लस। अच्छा, तो ये देखो दो रिलेशन हो गई हमारे पास। पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी क्या होगी? सम अब प्रोडक्ट्स तीन, पे। नहीं तीन को एक साथ, अच्छा, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, प्लस अल्फा बीटा की डेल्टा से कर दो, फिर बीटा गामा की, अल्फा से। बीटा गामा ले लो। ये तो हो गई देखो अल्फा से, ये हो जाएगा डेल्टा प्लस, अब क्या बचा? अल्फा बीटा और गामा हो गया, अल्फा बीटा और गामा डेल्टा। हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया ये, बीटा बीटा गामा डेल्टा, और बीटा एक बचा अल्फा। अल्फा गामा तब डेल्टा। यस। ये ये क्या होगा? इक्वल टू माइनस, देखो सी के बाद अगला टर्म डी अपॉन, और चौथी क्या होगी? सबकी एक साथ प्रोडक्ट। इस तरीके से चलती है रिलेशन। 4 भी आ गया, तब भी तुम डायरेक्ट याद रख सकते हो कि सबका सम, ये पहला वाला टर्म क्यूब वाला डिवाइडेड बाई दिस ए। दूसरी रिलेशन ये वाला सी डिवाइड बाई ये, तीसरी रिलेशन ये डी डिवाइड बाई ये, और सबसे लास्ट ये कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो चौथे के लिए भी हम लिख सकते हैं। चलो खैर, अभी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही चीज कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस पी, ये होता है। जैसे ये दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस रूट 5 एंड 2 माइनस रूट 5। यस। तो ये दो रूट्स दी, अल्फा दिया है और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया, 4 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया अल्फा माइनस 4। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये करा हमने। देखो 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया माइनस 1। यस। सिंपली हाँ, सम में तो ये रूट 5 कैंसिल हो गए थे। इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन बनेगी? एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, सम कितना है? 4, तो हम लिखेंगे माइनस 4 एक्स, और प्रोडक्ट
-1 ठीक, 0। तो ये कहाँ है, ये है वाला। अब देखो जिसपे क्वेश्चन रहते हैं वो होता है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं और उन्हें तुम्हें कन्वर्ट करना है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो हम यही करते हुए चलते हैं साथ में। डिफरेंस ऑफ टू नंबर दिया है इज 3 एंड प्रोडक्ट इज 507, फाइंड द नंबर्स। 3। ये टाइप 1 मान लो क्वेश्चन 1 है, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसे। क्या कह रहा है ये, डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। तो देखो इसको करने के डिफरेंस बिटवीन दो तरीके, या तो मैं x और y अलग अलग नंबर मान लूं, तो मैं लिखूंगा दोनों का डिफरेंस क्या है 3, x -1 और मैं एज्यूम करूंगा कि x y से बड़ा है, अभी तो मैं पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहली चीज तो ये थी, एंड देयर प्रोडक्ट इज 507। बना के और उससे करेंगे। ठीक है, तो देखो एक तरीका इसको लिखने का सिंपल ये है कि मैंने एक्स वाई मान लिया, एक है। दूसरा तरीका क्या रहता है, हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि लेट वन नंबर भी एक्स, तो दूसरा हो जाएगा x -3, क्योंकि डिफरेंस दिया है ना, और प्रोडक्ट हो जाएगी उसकी x इंटू एक्स -3 इज इक्वल टू 507। या तो ऐसे कर लो, या फिर एक्स वाई मान के ऐसे करो, और फिर इसमें भी जब रिप्लेस करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ देखो, अगर मैं y के टर्म में लिखूं x को, तो y हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू x -3, x y इधर जाएगी, सर। और जब यहाँ रखूंगा तो ये वही चीज बन जाएगी जो यहाँ बनी है। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट रिलेशन अपने माइंड में सोच सकते हो कि दो नंबर ये है 3, तो x और x -3 होंगे, तो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी। अगर रिलेशन बनाने में कंफ्यूजन हो रहा है तो दो अलग अलग नंबर ले लो x और y, और फिर लिख लो उसको, और फिर आराम से अरेंज कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। ठीक, ये आ गई क्वेश्चन में सब, तो फिर सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया x² -3x -507 इज इक्वल टू 50। सब कुछ इधर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लो इसे। फैक्टराइज 507 को ठीक है, चलो ये तो तुम फैक्टराइज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ये तो सिंपल है। हम आगे चलते हैं, जहाँ थोड़ा इक्वेशन बनाने में रहती है, जहाँ ये आते हैं एजेस वाले, बेस्ड ऑन एजेस। ये पढ़ो क्वेश्चन जरा, दिख रहा है, क्लियर विजिबल है, इसको मैं हटा देता हूँ। यस, पढ़ के देखो, इक्वेशन बनाने की देखो, इक्वेशन अगर बन गई फिर तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, तुम्हें मेथड तो पता रहते हैं, या तो फैक्टराइजेशन है या फिर सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम बनाते हैं, देखो 7 ईयर एगो वरुण एज वाज 5 times the square of स्वाति's एज, यानी दो लोगों की बात हो रही। अगर हम देखें, वरुण एज वाज 5, एक है वरुण और एक है स्वाति, ठीक है, दो लोग हैं वरुण और स्वाति, 7 ईयर एगो। तो देखो सबसे पहला रूल, हमेशा एज्यूम करोगे प्रेजेंट एज। जब भी तुम एज्यूम करोगे, तुम हमेशा एज्यूम करोगे प्रेजेंट में, कभी एगो या फ्यूचर में एज्यूम मत करना, हमेशा एज्यूम करना प्रेजेंट एज। ठीक, तो हम मान लेते हैं वरुण की प्रेजेंट एज है x और स्वाति की है y। ठीक, अब शुरू करो, 7 ईयर एगो, तो 7 साल पहले क्या होगा, x -7। हाँ गुड, 7 ईयर्स एगो क्या होगा, वरुण की एज कितनी हो जाएगी, x
-7 और स्वाति की एज कितनी हो जाएगी y-। ठीक। अब ये क्या कह रहा है आपस में इन दोनों की क्या रिलेशन है 7 years ago वरुण एज वाज 5 times वरुण एज वाज 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। इसका यानी हो जाएगा मैं लिखूंगा वरुण एज इज इक्वल टू 5 times द स्क्वायर ऑफ स्वाति एज। यस ये बनी पहली इक्वेशन। ठीक। यस सर अब क्या कह रहा है दूसरा 3 year hence 3 साल बाद, यानी अब फ्यूचर की बात हो रही है। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 year क्या होगा देखो हमने x प्रेजेंट में मानी तो हमें सिर्फ x+3 करना है ठीक और ये हो जाएगा y+3 स्वाति की एज। यस सर क्या कह रहा है 3 years hence स्वाति's एज विल बी 2/5 ऑफ वरुण एज। पहले वरुण को स्वाति के टर्म में बताया था, अब स्वाति को वरुण के टर्म में बता रहा है। तो हम लिखेंगे स्वाति स्वाति's एज विल बी यानी इक्वल टू 2/5 ऑफ 2/5 यानी कि हाँ 2/5 ऑफ वरुण एज। ये दो रिलेशन है। वो इक्वेशन 1 मानेंगे इसको इक्वेशन 2 ना। तो पहले इक्वेशन तो देखो सॉल्व हो जाएगी, एक बार तुमने बना ली तो सॉल्व हो जाएगी। मेन तुम्हें ध्यान रखना है इक्वेशन बनाने में कि इसे रीड करके इसे जो कन्वर्ट करना होता है, सबसे मेन चीज ये है। अगर तुम इसे कन्वर्ट कर पा रहे हो रीड करके तो समझो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। मेन चीज है कि क्वेश्चन सही से रीड करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बना लो बस। जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर तो तुम्हें सॉल्व करना आता है। तो प्रेजेंट एज, जब भी एज का क्वेश्चन हो पहली चीज हमेशा याद रखनी है कि एज्यूम जो भी करोगे वो हमेशा प्रेजेंट एज। उसके बाद चाहे पहले की बात हो रही तो माइनस हो जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही तो प्लस हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहां तक? यहां तक हो गया या नहीं ये बताओ रजा। हेलो, यस सर हाँ यहाँ तक हो गया ना क्लियर? हाँ आवाज आ रही है रजा? हेलो, हेलो रजा। देखो अब यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो एक चीज तो तुमने ये याद रख ली कि जब भी एजेस का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट एज एज्यूम करते हैं। एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोशिश ये करना कि ऑप्शंस पे तुम ध्यान रखो। सॉल्व बाय ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक हुआ, लीनियर इक्वेशन हुए, क्योंकि आंसर दिया होता है इसमें ज्यादातर जगह। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब फोकस करो, देखो स्वाति और वरुण एज ये दे रखी है। तो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो 10 और 22 है, यानी स्वाति की एज का है 10 और वरुण की का है 22। तो सीधे ऑप्शन में रख के देख लो कि सही है या नहीं है। जैसे ये नीचे वाला इक्वेशन ज्यादा इजी, तो इसमें रख के देख लो, इसमें तो स्क्वायर वगैरह आ रहे हैं। तो 22 + 3 25, 25 डिवाइड बाई 5
5 टू जा ये हो गया 10 और ये आ रहा 13, 10 प्लस 3, यस सर। तो यानी गलत हो गया। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखो ऐसी 14 और 31। बस ये ध्यान रखना कि स्वाति पहले लिखा है तो ये स्वाति है और ये वन। यस सर। इसमें रख के देखो 31 प्लस 3 34, 34 डिवाइड बाई 5, ये तो वैसी फ्रैक्शन में आ गया, ये ऑप्शन भी गया। 6.8। 9 27 यानी ये 9 और ये 27, 27 प्लस 3 30 डिवाइड बाई 5, 5 6 12 और ये आ रहा है 9 प्लस 3 देखो 12। तो यानी ये हमारा इक्वेशन ट्रू हो रही है। चेक करना चाहो तो इसमें भी रख के देख लो। 27 माइनस 7 ये हो गया 20 और 9 माइनस 7 2, 2 का स्क्वायर 4 5 20, यानी ये करेक्ट ऑप्शन। तो वहां ये नहीं देखना कि ये क्वेश्चन बन गई तो पता चला ये पूरा मेथड किया कि ऐसे पहले इक्वेट किया फिर उसे सब्स्टिट्यूट कर रहा है फिर फैक्टराइज कर रहा है, इतना टाइम नहीं होता वहां पर। तो इक्वेशन वाले पे खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार हमें सीधे ऑप्शन से आंसर मिल जाते हैं। इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी तुम्हें, लेकिन उसे सॉल्व करने की जगह ऑप्शन रख के देख लोगे तो ज्यादा इजी है, याद रहेगा ये। चलो नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले यूज हो सकते हैं। लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट राइट। एंगल ट्रायंगल। Length of hypotenuse of a right triangle exceed the length of the base by 2 centimeter and exceed twice the length of altitude by 1 centimeter। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज का रिलेशन, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं ऑल्टीट्यूड भी। तो एच की रिलेशन पी से दी है और एच की रिलेशन बी से दी है। तो हम क्या करेंगे, हम एच को मान लेते हैं एक्स। ठीक, अब देखो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्राइंगल एक्सीड लेंथ ऑफ द बेस बाई 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस, हाइपोटेन्यूज ज्यादा है ना इससे, और क्या दिया है, एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ट्वाइस into 2। एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं यहाँ लिखना भी चाहूँ डायरेक्ट रिलेशन बनाने में हो रहे तो देखो हाइपोटेन्यूज इसका अगर मैं ट्वाइस कर दूं परपेंडिकुलर का, एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाई 1 सेंटीमीटर, यानी कि ट्वाइस करूं तब भी उससे क्या है, एक ज्यादा है। +1। हाँ, 2p इस +1। अब देखो हमने इसे x माना है यस और सर। मुझे p को x के टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। पहले 1 इधर जाएगा और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। ठीक। ठीक, यस सर। अब क्या दे रखा है, बस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्राइंगल। तो लेंथ बता दिए ईच साइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस की क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इसका माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। x। तो अब हमें ये क्या करना है, सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इक्वेशन बना। आप क्या करो ऑप्शन में रख के देख सकते हो, या फिर अगर सिंपल लग रहा है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सिर्फ एक्स एक्स में कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है, तो सॉल्व भी हो सकता है। ठीक, लेकिन याद ये रखना कि जो तुमने एज्यूम किया था, तुम्हारा जो भी आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक्स के टर्म में आएगा।
एक्स की कोई वैल्यू आएगी ना, यानी तुम जो निकालना हो डायरेक्ट क्या निकालोगे, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज को एक्स माना है। इन्होंने देखो कैसे सॉल्व किया, इन्होंने कहा कि ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, और ए बी इज इक्वल टू एक्स। यानी कि इन्होंने कुछ इस टाइप से बनाया है, राइट एंगल एट दिस, तो ये होगा इस तरीके से ए बी सी, इन्होंने इसे एक्स माना है, यानी बेस को एक्स माना है। तो लेंथ ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड द बेस बाय दिस, तो ये हो गया होगा x प्लस टू, ठीक, यस सर। एंड एक्सीड ट्वाइस द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2x, इसका डबल दिस वन, तो इस तरीके से आएगा। ऐसे भी वैसे भी दोनों सेम ही तो आएगा। हाँ दोनों सेम है, कोई वो नहीं। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। काफी क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस पे, एक क्वेश्चन तो जरूर आता ही आता है। तो देखो इसमें क्या दिया, स्टिल वाटर, वाटर का थोड़ा एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि होता क्या है। ये स्टिल वाटर है, इसमें कोई बोट, या तो कोई बोट चल रही होगी, या कोई मान लो मैन स्विम कर रहा होगा, ठीक, स्टिल वाटर में। जब वाटर एकदम स्टिल है तो उसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे वी बी, या मैन है तो हम कहेंगे वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। अब दो कंडीशन होती, या तो वो ऊपर जा रहा होता है, इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब पानी तो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, वो इसके अपोजिट जा रहा है, तो ये कहलाती वी यू, अप स्ट्रीम। ये हमेशा क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट या मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वेलोस वाटर हमेशा क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो अप स्ट्रीम में वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, पानी भी नीचे आ रहा है और मैन या बोट भी नीचे आ रही है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वेलोसिटी दोनों की ऐड हो जाती है। बस ये याद रखना है तुम्हें, और क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी इसमें चार चीजें होती हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी गोइंग अप स्ट्रीम, और वेलोसिटी गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब देखो क्या दे रखा है, एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, यानी कि हमें वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखी है 5, ठीक। इट टेक्स हर 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी वाटर की स्पीड पूछी है, बोट की स्पीड दी है, वाटर की पूछी, और अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा और डिस्टेंस लगा वो दे रखा है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान ली हमने x, वी डब्ल्यू को क्या मान लिया, x। तो अप स्ट्रीम जब ऊपर जा रहा है तो वी यू क्या हो जाएगा, इधर देखो वी हो जाएगा वी बी माइनस वी डब्ल्यू, यानी बोट में से वाटर की स्पीड माइनस कर दो, तो 5 - x। डाउन स्ट्रीम जब नीचे आएंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ये चीज आ गई, यहाँ लिख दिया देखो 5 - x और 5 एक चीज ये याद रखना कि हमेशा बोट की स्पीड क्या होगी, वाटर से ज्यादा होगी। अब इसके बाद क्या दिया था, टाइम दिया था, 1 hour मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी ये डिस्टेंस है 5.25 किलोमीटर, तो जो टाइम ऊपर जाने में लगा, अप स्ट्रीम जाने में, और जो टाइम डाउन स्ट्रीम जाने में लगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 hour।
ये तो दिया है, देखो। इफ इट टेक्स हर 1 hour more to row the boat this kilometer upstream then to return downstream. हमेशा टाइम कहाँ ज्यादा लगेगा? अपस्ट्रीम जाने में। डाउन स्ट्रीम जाने में हमेशा टाइम कम लगेगा। तो दोनों का डिफरेंस यानी तुम्हें दे रखा था टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इज 1 hour। ये इक्वेशन दी थी, ये दिया था, ये वी बी इज इक्वल टू 5 दिया था और वी डब्ल्यू पूछा था। यस सर। अब टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड। यस स्पीड, यस सर। ये v से मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मली s से लिखते हैं लेकिन v वेलोसिटी के टर्म में मैं लिख रहा हूँ। तो t इंटू वी इज इक्वल टू डी, ये होती है इक्वेशन। इससे हमने टाइम लिख लिया d अपॉन v। तो देखो अप स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा वो क्या होगा, ये 5.25 अपॉन उसकी स्पीड अप स्ट्रीम जाने की। अप स्ट्रीम जाने की स्पीड है दिस 5 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम जाने की डिस्टेंस वही होगा सेम 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स। यस इन दोनों का डिफरेंस है 1। तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ तक। यस सर। 5.25 को क्या करा, 21/4 लिख लिया है बस, बाकी वही चीज है। ठीक। यस सर। अब देखो इसके आगे तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें सीधे क्या करना है, यहीं पर अब ऑप्शन यूज कर लो। यस सर। ये तुम्हें ऐसे पूरे इक्वेशन और फैक्टर फैक्टर कुछ नहीं बनाना, सिर्फ यही इक्वेशन यूज करो। ये देखो ऑप्शन क्या है, ए है 3 और बी है 2। चलो रख के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन था x इज इक्वल टू 3। यहाँ देखो 3 रख के देखो, 5 माइनस 3 हो जाएगा 1/2, जो हो गया 21/4। 1/5 माइनस 3 हो गया 2, माइनस 5 प्लस 3 हो गया 8। देखो कितना आ रहा है, 8 और 2 का एलसीएम दे देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 8, यस सर। 2 से 4, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। क्या ये इक्वल टू 1 आ रहा है? पूरी आंसर सॉल्व नहीं करना, इक्वल टू 1 है या नहीं ये देखना है बस। नहीं सर। नहीं लग रहा है तो देख के ही, नहीं। मतलब ऑप्शन गया है ये। सेकंड ऑप्शन क्या दिया था, x इज इक्वल टू 2। 2 रख के भी। 2 रख के देखो इसमें, ये हो गया 21/4। 5 माइनस 2 तो ये हो गया 1/3। यस सर। 5 प्लस 2 हो गया 7, माइनस 1/7। तो ये हो गया 21/4 बाहर था। 1/3 माइनस 7, देखो 21 कुछ लग रहा है आता हुआ। 7 माइनस 3 हो गया 4। 4 से 4 कैंसिल, 21 से 20 इक्वल टू 1। बस तो हमारा आंसर यानी क्या है, x इज इक्वल टू 2। यस सर। ये टाइम हाँ वेस्ट नहीं करना है, इक्वेशन बनाओ सॉल्व करो उसे, फिर चेक करो कि माइनस हो सकता है या नहीं। क्लियर? तो ये तुम्हें थोड़ा वहां पर स्मार्ट अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, देखो वेलोसिटी में समझ भी लो, जैसे बोट की स्पीड दी है 5, तो तुम्हें ऑप्शन वो ऐसे दे देता, मान लो ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 10। तो हम ऑप्शन देखते ही इन तीनों को क्या कर देते, क्रॉस। हम कह देते कि राइट आंसर इज दिस, बिना कुछ सॉल्व करे। क्योंकि बोट की स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड से क्या होगी, ज्यादा कम ज्यादा होगी सर। ज्यादा होगी, तभी तो बोट चलेगी। अगर अप स्ट्रीम जाना होगा और बोट की स्पीड कम है तो नीचे आ जाएगी वापस। ठीक। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन से तुम्हें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, लेकिन इस केस में सारे ही कम थे 5 से, तो हमें सॉल्व करना पड़ा। तो सॉल्व हम कहाँ तक करेंगे, सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे।
उसके बाद ऑप्शन रख के yes sir. ठीक। ये अब आगे आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है, रूट्स आर इक्वल दे रखा है, तो रूट्स आर इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज 0, यानी b² - 4ac इज, बस इसमें से b², ये x के साथ का पूरा टर्म b² है और ये कांस्टेंट टर्म c है, और x² के साथ जो है ये a है। ये a है इस क्वेश्चन में, ये b है, ये c है। ठीक। इस पे आ जाते हैं, ये आ जाते हैं लास्ट की मेन टॉपिक है वर्क एंड टाइम। ये क्या कहलाता है कॉन्सेप्ट, वर्क एंड टाइम। क्या दिया है देखो, 1 वुमेन एंड 2 मैन, 1 women plus 2 men can finish work in 4 days. Yes, 3. 3 women and 2 men can finish the same work in 2 days. 3 women plus 2 men finish the same work in 2 days. 2 days. In how many days 1 woman alone? सिर्फ एक औरत उस काम को करे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये पूछा है। देखो इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या होता है कि मान लो ए है कोई, जी. ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ए एक दिन में कितना करेगा काम, 1/10 ऑफ By- वर्क, ये लिख सकते हैं। हम्म. मान लो कि ये वर्क है, इसके 10 पार्ट है, ठीक। तो एक दिन में इसका 1/10 ही तो करेगा पूरा, Yes sir. फिर अगले दिन उसका 2/10, फिर 3/10, ऐसे 10 दिन में पूरा कर लेगा। Yes sir. तो हम सबको 1 की फॉर्म में ले आते हैं, उल्टा कर लेते हैं कन्वर्ट। जैसे देखो यहाँ क्या दिया है, 1 वुमेन एंड 2 मैन, 1 वुमेन एंड 2 मैन 4 डेज में करते हैं। तो 1 डे की अगर हम बात करें कि एक दिन में, ठीक है। हम्म. अच्छा इसमें से एज्यूम कर लेंगे हम कि ये x डेज में कंप्लीट करता है, ये पहले एज्यूम करना पड़ेगा। 1 वुमेन क्या है, x डेज में कंप्लीट करती है काम, और 1 मैन क्या करता है, y डेज में, अकेले अगर करे तो। Yes sir. ये हमने एज्यूम कर लिया कि एक औरत एक उस काम को x डेज में करेगी और आदमी क्या करेगा, y डेज में। अब देखो 1 डे में क्या करेगा, 1 वुमेन करेगी 1/x वर्क, हम्म. और एक मैन करेगा 1/y. 1/y, लेकिन यहाँ 2 दे रखे हैं, तो हम इसे 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2/y. 2/, इक्वल टू कितना काम पूरा हो जाएगा, 1/4, 1/4. क्योंकि दोनों मिलके 4 दिन में कर रहा है ना, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4। ये एक इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आएगी ये क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/, Yes sir. ये कन्वर्ट करना आ रहा है, क्लियर। Yes sir. बस अगर ये आ गया तो बस फिर तो ये सॉल्व हो ही जाएगा। देखो हमें ध्यान रखना कि पूछा क्या था, हमसे पूछा था वुमेन, यानी कि हमें ये निकालना था x। तो इन दो इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज करें कि x आ जाए, तो हम क्या करेंगे, y हटाना है, तो देखो 2/y डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो सीधे माइनस कर सकते हैं। Yes sir. ये इक्वेशन मान लो 2 है, ये 1 है, तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं, ये कैंसिल, ये हो गया 3/x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस, ये हो गया 2/x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लो 8, 8. 4 - 2 2, ये हो गया
मतलब 2/8। तो 2/x इज इक्वल टू 2/8, से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 8। 8। और इसको पुट करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, y निकालना ही नहीं ना, अच्छा, y निकालना ही नहीं है। सिर्फ वुमेन पूछा था ना, अच्छा हाँ। ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने इस तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व की कि एक ही बार में तुम्हारा आंसर आ जाए, यस सर। टाइम बचे फिर। वरना अगर y होता तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता कि x हट जाए, ताकि सीधे y में आंसर। यस सर। अगर दोनों पूछे होते तो फिर हम किसी इक्वेशन में रखते रहते। ठीक। ठीक, तो ये था हमारा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम जो क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यह देखो पहला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, वॉल विद विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहा है 20% और ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है। लेंथ मान लेते हैं पहले L थी और ब्रेथ क्या है B। हमने क्या करा, लेंथ इंक्रीज हो गई, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया, ब्रेथ थोड़ी सी कम हो गई। कितनी इंक्रीज हुई, 20%। 20%। देखो 20% का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। L प्लस 20% ऑफ L आएगा 120/100 L, उसे मैं लिख सकता हूँ सीधे 1.2, तो डायरेक्ट 1.2 L। यस सर। जैसे ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, ब्रेथ को डिक्रीज किया है 20%, तो ये हो जाएगा 80B/100, यानी 0.8। इस वन ऐसे करके डायरेक्ट अगर तुम लिख पाओ जल्दी तो टाइम बचता है थोड़ा। 20% इंक्रीज है तो 1.2 कर देंगे मल्टीप्लाई, यस डिक्रीज है तो 1 में से 0.2 यानी 0.8। सर। अब कह रहा है एरिया में कितना फर्क पड़ेगा, तो पहले क्या था एरिया, LB था, LB था। और बाद में कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करके 1.2 देखते है, हैं कि कितना 0.8 आएगा। यस। कितना होगा 1.2 इंटू 0.8, LB तो रहेगा 12 8 96, ये हो गया। 0.96। ठीक, इसको परसेंट में करेंगे, तो डिवाइड बाय चेंज 100 तो 9 पॉइंट। कितना हो गया, पहले LB था, अब कितना हो गया 0. और परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसे डिवाइड कर दो ओरिजिनल एरिया से और इंटू 100%, ये आ जाएगा 0.4। LB से LB कैंसिल हो जाएगा, 0.04, सॉरी, LB से LB कैंसिल इंटू 100% और -4% आ रहा है, -4%। यानी 4% होगा, लेकिन क्या होगा, डिक्रीज। डिक्रीज यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन कौन सी रिलेशन होगी। क्या दिया हमें सीधे, साइन अल्फा रूट, तो वही देखो इक्वेशन क्या है, px² प्लस qx प्लस r। r इक्वल टू 0। एक रूट है साइन अल्फा और एक है कॉस अल्फा, तो दोनों का सम क्या होगा, -b/a, यस सर। और दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, r/t। अब आंसर में देखो अल्फा वगैरह कुछ नहीं है, तो यानी ना हमें हटाना है साइन अल्फा कॉस अल्फा को, तो कैसे हट सकता है, वैल्यू रख देंगे इक्वेशन। वैल्यू से भी आसान है, देखो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2, ये हो गया।
ये क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, यस सर। इसकी वैल्यू क्या होती है सर, फॉर्मूला है इसका है? वन वन, ये 1। तो बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर हाँ थीटा सर, प्लस याद कॉस है। स्क्वायर थीटा ये। और देखो इसकी वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी आर अपॉन पी। यस ये क्या बन गया, वन प्लस टू आर अपॉन पी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। देखो हट गए सब साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक ही स्क्वायर करने से सब चीजें खत्म हो गई। अब पी एलसीएम ले लो, पी प्लस टू आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी बचेगा। ये यहाँ पी था, ये पी स्क्वायर था, ऐसा था। तो क्या बच रहा है, पी से पी गया, पी इधर मल्टीप्लाई में आया, पी स्क्वायर प्लस टू पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, पी स्क्वायर प्लस टू पी आर, पी स्क्वायर प्लस टू पी आर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये थोड़ा इजी है लेकिन ट्रिकी है। m and r two integers such that roots of equation, देखो दो इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 20, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस n, इक्वल टू आर निगेटिव इंटीजर्स, यानी इसकी दोनों की रूट्स क्या है, निगेटिव है। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m प्लस n क्या होगी। देखो देखने में खतरनाक है लेकिन थोड़ा सोचोगे तो बहुत आसान है। देखो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 20 के होंगे सर 10 2। देखो 20 के फैक्टर होंगे या तो 20 इंटू वन, यस सर, या फिर 10 इंटू टू, 10 या फिर 4 इंटू 5। 4। ये तीन पेयर होगा। यस सर, अगर मैं ये लूं 4 5, तो मैं इसको इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। यस सर, ऐसी ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस n, यहाँ देखो सम 17 है और प्रोडक्ट n हो, तो सम 17, अभी देखो डायरेक्ट चलो मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं इसे कह दूं 16, ये इक्वेशन बन जाएगी एक। यस सर, पर 16 कैसे? देखो इधर मैं समझा देता हूँ हमने करा क्या है, हमने दो इक्वेशन बना ली, हमें m और n की वैल्यू अभी नहीं पता थी। यस सर, हमने कह दिया कि इस इक्वेशन को ये मान लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को मान लेते हैं हम, यानी m की जगह मैंने n ले लिया और n की जगह मैंने 16 ले लिया। अब देखो क्यों लिया, अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो रूट्स क्या आएंगी, देखो यहाँ प्लस है तो दोनों प्लस फैक्टर बनेंगे, तो रूट्स आएंगी, एक आएगी -4, एक आएगी -5। यहाँ पे रूट्स आएगी, एक होगी -16, एक होगी -1, यही होंगे इसके। यस सर, देखो क्वेश्चन को अब वापस जाओ जरा, m and r टू इंटीजर, पहली बात क्या थी, m and n इंटीजर होने चाहिए सच दैट इनके रूट्स क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो देखो सारी रूट्स क्या आ रही है, निगेटिव, सब निगेटिव है। देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल, यहाँ पर देखो आंसर छुपा हुआ था, वो कह रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है m प्लस n की। यस तो m प्लस n की स्मॉल तब होगी जब m भी स्मॉलेस्ट हो और n भी स्मॉलेस्ट हो। अब देखो अगर मैं 20 ये लेता, 20 इंटू वन, यानी इक्वेशन में इसकी जगह बना देता एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20, तो इसकी जो रूट्स होती वो क्या आती, एक होती -20 और एक होती -1। लेकिन ये 20 वैल्यू ये बड़ी है और n 9 इसमें सबसे छोटी वैल्यू यही आ रही थी जब 4 इंटू 5 करके फैक्टर बने। आया समझ में क्या कर रहा है अब? यस सर, हम m की जगह एक ऐसी वैल्यू रखना चाह रहे हैं जो छोटी वैल्यू हो और रूट्स क्या हो उसके निगेटिव हो। निगेटिव।
रूट्स तभी निगेटिव होंगे जब ये एक तो पॉजिटिव रहे और सबसे छोटी वैल्यू इसमें यही है 16। 4 5, इसका सम 9। Yes. यहाँ पर सम 12 होता है, यहाँ पर सम 21 होता। सॉरी ये बनता 21, सम है ना ये 21 बनता। इसी तरीके से यहाँ पर सम दे रखा है 17। हाँ ओ सॉरी, सम दे रखा था 17 और प्रोडक्ट में था n, यानी सम तो 17 रहे और प्रोडक्ट जो हो वो सबसे छोटी हो, yes. तो वो 16 और 1 में ही सबसे छोटी हो सकती। अगर मैं सम कर देता इसका 10 और 7 तो ये बन जाता 70। अगर मैं इसका सम कर देता 15 और 2 तो प्रोडक्ट बन जाता ये n की वैल्यू 30। यानी सबसे छोटी इसकी तो तभी 16 होगी जब 16, यानी 16 और 1। yes, sir. तो यानी यही दो वैल्यूज है जो कि सबसे छोटी होंगी, यानी m की वैल्यू 9 और n की वैल्यू 16। तो m प्लस n जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है वो है 16 25। ट्रिकी था क्वेश्चन लेकिन yes, sir. अच्छा है। अच्छा क्वेश्चन था। अब ये सिंपल है, देखो 19 में सिंपल क्वेश्चन आया, रूट्स ऑफ इक्वेशन तो डायरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं, कुछ सोचना ही नहीं, सीधे इक्वल करो, 3 स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड कर दो, 81 आ गया, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस प्लस माइनस 9। quadratic equation has real and distinct root if and only if, formula based question, quadratic equation has real and distinct root if and only if d is greater than 0 इनमें तो कुछ था ही नहीं। एएमयू में आते हैं, ये देखो मोटर बोट हुज स्पीड इज, वही क्वेश्चन है फिर से बोट का। वेलोसिटी ऑफ बोट दी हमें 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। देखो सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन, सेम सर, बस इसमें वो कुछ है 24 किलोमीटर है, तो जो टाइम yes. अप स्ट्रीम में लग रहा है हमेशा ज्यादा होगा जो कि टाइम डाउन स्ट्रीम में, यानी वही मैं डिफरेंस में लिख लूंगा इज इक्वल टू 1 दिया है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर की स्पीड पूछी है, तो अप स्ट्रीम टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, yes. डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Speed. अप स्ट्रीम में यू होता है वी बी माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में 18 yes. 18 माइनस एक्स। 18 प्लस अब हमें वही चीज सॉल्व नहीं करना है, इस इक्वेशन को ऑप्शन रख के देख लेना। पुट करके देख लीजिए yes, sir. ऑप्शन ए देखो क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 6। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने कहा था कि बोट की स्पीड जैसे 18 दी है तो वाटर की जो स्पीड होगी वो हमेशा क्या होगी, इससे कम ज्यादा होगी। कम होगी yes, sir. v भी हमेशा ज्यादा होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ज्यादा होगी। तो ज्यादा अगर दे रखा है 18 से ज्यादा तो दो ऑप्शन तो गए, दो ऑप्शन बच गए 6 है या 8 है yes, sir. 6 और 8 है, तो हमें दो ही ऑप्शन रख के देखने हैं। तो पहले हम 6 से कर लेते हैं, ये हो गया 24 अपॉन 18 माइनस 6 इज 12, Minus 18 प्लस 6 इज 24, तो 2 माइनस 1 1 ही आ रहा है, पहले ऑप्शन से ही आंसर हो गया। यहाँ बैठ के इतने सॉल्व नहीं करनी इन इक्वेशंस को, ठीक है, क्लियर। yes, sir. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p इज दिस नेगेटिव, सिंपल दिया है p square minus 5p plus 6 negative p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 निगेटिव मतलब लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टर होंगे नहीं, ये फैक्टर नहीं होंगे। देखो अगर 6 और p बनाने की कोशिश करता मैं
क्यों नहीं बनेंगे फैक्टर ये? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट क्या हो रहा है, -6 आ रही, देखो -6, तो ये नहीं बनेंगे। दूसरा क्या बन सकते हैं फिर इसके फैक्टर, -3p -2। 2p प्लस ग्रेटर देन 0। देखो सम वही है, और प्रोडक्ट क्या होगी, -3 और -2 की +6। p माइनस p माइनस -2। ये आ गई देखो। यस। अब इसे आपको सॉल्व करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो एक तरीका तो यह है कि हम अगर सॉल्व करने का देखें तो देखो p, अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इक्वल टू मान लेता हूँ, क्वाड्रेटिक होता अगर नॉर्मली, तो इसके आंसर क्या होते हैं, 2 और 3। 2 और 3। यानी देखो p की वैल्यू 2 और 3, इस तरीके से एक नंबर लाइन बना लेते हैं। अब जहां पर 0 आ रहा है वो ये पॉइंट्स है। अब क्या करते हैं हम, इससे एक छोटी वैल्यू लेके देखो, 2 से छोटी, मान लो p इज इक्वल टू 1, 2 से छोटी वैल्यू लो और इसमें रख के देखो तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2। -2, यस सर। और ये क्या हो जाएगा, -1। -1। तो इन दोनों की प्रोडक्ट तो प्लस हो जाएगी, लेस देन 0 नहीं होगा, यानी यहाँ पर आ रही है प्लस वैल्यू। ऐसी एक 3 से बड़ा रख के देखो, मान लो p इज इक्वल टू 4, 4 इसमें रख के देखो तो क्या हो जाएगा, -1 1 प्लस में और 2। 2, तो ये भी क्या हो गया, प्लस। तो यानी 3 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, 2 से ये नहीं हो सकती, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे गए। अब इसके बीच की वैल्यू बची, इसके बीच में देखो क्या होगा, 2.5। मान लो p इज इक्वल टू 2 और 3 के बीच में कुछ रख के देखो, 2.5। 2.5 ले लेते हैं, 2.5 मतलब 5/2। 5/2। तो 5/2 में सिर्फ ये देख लो प्लस आ रहा है या माइनस, वैल्यू की भी जरूरत नहीं। 5/2 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये निगेटिव होगा टर्म, ठीक है। और ये वाला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस की प्रोडक्ट जो होगी ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी आंसर क्या होगा इसका, यानी p की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 3 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये निगेटिव होगा। ठीक, तो ऐसे जैसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करते हैं ऐसे ही करो, इक्वल टू 0, ये पॉइंट्स निकाल लो। अब इसके इधर उधर चेक कर लो, कोई भी वैल्यू रख लो। रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1, देन इनमें से क्या ट्रू है, If the root of the equation x square minus x plus n equal to 0 differ by 1, then डिफर बाय 1 मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है। 1 है। यानी इस इक्वेशन की ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² माइनस एन एक्स प्लस एम इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स मान लेते हैं हम, एक अल्फा है और दूसरी क्या है, अल्फा +1। +1 भी ले सकते थे, -1 भी, कोई नहीं, कुछ भी ले सकते हो। दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 है, ये दे रखा है। देन अब इसके बीच में रिलेशन बतानी है, यानी कि वही सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम हो गया 2 अल्फा + 1, ये इक्वल टू हो गया -b अपॉन a, यानी हो गया n। प्रोडक्ट हो गया अल्फा इंटू अल्फा +1 इज इक्वल टू m। ठीक, अब देखो अल्फा हटा देना, हमें ये करना है।
अल्फा हटा लो, यहाँ से देख लो इस वाली इक्वेशन पे अगर हम देखें तो ये इधर जाएगा -1, अल्फा इज इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई, ये आ गया, यहाँ वैल्यू रख दो, ये हो जाएगा देखो n-1/2, ये हो जाएगा n-1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू m। डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू निकाली, देखो 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा n-1 और 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ये yes, वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं बस, तो अल्फा की वैल्यू ये और अल्फा प्लस 1 हो जाएगा ये इज इक्वल टू m। ये हो गया n-1/2, ये हो जाएगा n+1/2। ठीक, तो ये a प्लस बी a माइनस बी यानी कि a² माइनस b स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू m। तो ये हो गया n² माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कुछ है ऐसा रिलेशन, n² yes, माइनस 4m माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस होगा yes sir, थोड़ा साइन का ध्यान रखना क्योंकि ये प्लस माइनस में ही चक्कर है। ये हो गया आंसर। yes, sir. अब देखो फिर से वही आ गया, A कैन डू अ वर्क इन 10 days while B finishes in it 15 days। 15 days take along to A by A करता है उस वर्क को 10 days में और B करता है उसी काम को 15 days में कंप्लीट। takes as long as A and B would take working together। C कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, yes sir, C कितने दिन में करेगा, जितने दिन में A और B टुगेदर करेंगे। देखो टुगेदर के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसे लिखेंगे A एक दिन में करेगा 1/10 वर्क और B करेगा एक दिन में 1/15। 1/15 तो A और B दोनों मिलके 1 डे में करेंगे इतना काम, 1/10 प्लस 1। yes, एलसीएम ले लो 30, and then 15 का 3 3 प्लस 2 30 5/30 यानी 1/6। तो A और B एक दिन में कितना काम कर देंगे, 1/6 ऑफ वर्क। 1/6 तो A प्लस B टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे कंप्लीट, 6 डेज। yes, यार ये देखो इसमें रेसिप्रोकल करके करते हैं हमेशा, 1/10 प्लस 1/15 डायरेक्ट ये नहीं ऐड करते कि A 10 डेज में B 15 डेज में, तो दोनों मिलके करेंगे 25 डेज में, ये नहीं होता। 1 कर कम दिन में करेंगे ना, Yes, sir. दोनों मिलके कर रहे हैं तो 6 डेज में। अब कह रहा है कि तीनों अगर एक साथ काम करे तो कितने दिन लगेंगे, तो A प्लस B प्लस C करेंगे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/6। plus 1/15 plus A 10 में करता है तो 1/10, B 15 में करता है तो उसका 1/15। A प्लस B, ये C का था, C दिया था ना, C कितने दिन में करेगा जब A और B टुगेदर, C कर रहा है 6 डेज। तो ये तीनों का एलसीएम ले लो, वही फिर से 30 आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 5 या 10/30 यानी 1/3। यानी तीनों मिलके एक दिन में कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे, 1/3। तीनों को कितने दिन लगेंगे कंप्लीट करने में, 3 डेज। yes, एक मिनट चला गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब वही दे रखा, 4th डिग्री दे रखी है, x4 प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स दे रखी है
1 2 और 3। देन वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू पूछिए। तो देखो अभी फोर्थ रूट में जो हमने डिस्कस किया था, अगर हम अच्छा सर। 4 रूट माने तो इसका सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी यस सर। एक्स क्यूब वाला टर्म। इसमें देखो एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है, नहीं है सर। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, हम्म। यानी ये जो फोर्थ रूट थी डेल्टा, इसकी वैल्यू आई माइनस। -6। हमें दूसरा पता है कि अगर रूट को हम इसके अंदर रख दें तो आंसर क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ अगर मैं रख दूं, यानी -6 की पावर 4 प्लस, नहीं नहीं एक मिनट, रुक 6 जाओ रुक जाओ माइनस रुक जाओ, 6। नहीं 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 सर, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आ गए रूट। तो एक चीज तो हमने ये यूज कर ली, दूसरी हम यूज करते हैं रिलेशन। इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट वाला टर्म यस सर। डिवाइड बाई डिवाइड बाय फर्स्ट बी। ए। 1 है यहाँ पर। यस सर। अब हम इसकी वैल्यूज रख दे, तो देखो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। सारी रूट्स की प्रोडक्ट, यस सर। यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू माइनस यस 6। 6 6 36। आंसर हो गया ये। ठीक, ये तो तब था जब तुम्हें फोर्थ रूट का आइडिया हो कि फोर्थ वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कर सकते हैं। हम्म। मान लो तुम्हें आइडिया नहीं है, नहीं पता कि कैसे होता, तो कैसे करेंगे। तो देखो हमें रूट दी थी 1 2 3, यस सर। हम इसमें पहली वैल्यू रखे 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी बी। प्लस सी इज इक्वल टू, 0। ये आ गई इक्वेशन 1। फिर 2 रखो, तो 2 रेज की पावर 4, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 प्लस 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन 2। फिर यस। 3 रखो, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 प्लस 9a प्लस 3b, ये आ गई 3 इक्वेशन। इन 3 इक्वेशन से तुम्हारी सी की वैल्यू निकल जाएगी। यस। देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, हम्म। तो सॉल्व हो जानी चाहिए, यही सर। लेकिन थोड़ा टाइम लेगी। टाइम लगेगा, हो जाएगा। 140, find the condition to be satisfied by the coefficient this, वही है, so that roots are in the ratio 3:4। क्या कर लेंगे इसमें, रूट्स कैसे देखी, 3:4, यानी एक रूट अगर 3 अल्फा है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ये 4 है। 4 है। तो इन दोनों का सम 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ए। और प्रोडक्ट 12 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन पी। 1। सॉरी। यहाँ पी है, 1 नहीं है। बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसमें पुट कर देना, यस सर। पी और क्यू में रिलेशन आ जाएगा। ठीक, ये तो कर लोगे खुद से। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। 2019, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, देन बाय व्हाट परसेंट एरिया इज इंक्रीज्ड। 100% इंक्रीज करने का मतलब है कि पहले मान लो रेडियस था r, यस सर, अब हो गया इंक्रीज 2 आर। 2r, गुड, डबल हो गया। तो यस सर। कितना एरिया इंक्रीज होगा, पहले एरिया था पाई आर स्क्वायर, अब कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। 4 इसका स्क्वायर होगा आर का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ, 3 पाई आर स्क्वायर। परसेंटेज बनाने के लिए ओरिजिनल था इतना इंटू 100, 100%। ये पूरा कैंसिल, 3 इंटू 100 300%।
कंडीशन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन द रेशियो, ये तो फिर से वही आ गया। चलो कर ही लेते हैं फिर इसे, एक 3 अल्फा और 4 अल्फा, तो सम हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट हो गया 12 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू हो गई माइनस एम अपॉन 7 एल, इसमें हम रख देंगे तो ये हो गया 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन अपॉन एल, 12 एम स्क्वायर अपॉन 49 एल स्क्वायर एल, एल से एल कैंसिल, 12 एम स्क्वायर अपॉन 49L उधर चला जाएगा, 12 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 49 एन एल, यह है ऑप्शन नंबर सी। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस a minus bx square minus a plus bx plus 2 b equal to 0। ये तो सर बहुत आसान है। कैसे होगा? सर x को मल्टीप्लाई करके और फिर वही देखो ऑप्शन की थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। देखो एक रूट क्या है इसमें, 1 तो है ही, यस सर। चारों ऑप्शन में हमें 1 तो दिख ही रहा है, तो एक रूट तो हमें ये पता चल गया कि अल्फा तो 1 है ही। अब सिर्फ बीटा निकालना है, काम आसान हो गया। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट पे ध्यान दूं, प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर, सर 2b और ए क्या है, ये a minus b अल्फा की जगह क्या रख दो 1, क्या हुआ बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2b अपॉन a minus b। बस यही तो, दोनों सॉल्यूशन ही तो पूछे थे, एक तो 1 है ही, थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग गड़बड़ है, ये है 2b अपॉन, डायरेक्ट हो गया। तो थोड़ा ऑप्शन से थोड़ा स्मार्टनेस ये सब चाहिए होगी वहां पर, वरना फिर हम इसे सॉल्व करते, डिस्क्रिमिनेंट से करो, फैक्टराइजेशन से करो, जैसे भी करते। लेकिन हमें यहाँ देखा कि चार ऑप्शन में से 1 1 1 तो दिख ही रहा है, तो 1 तो होना श्योर ही है। तो अगर एक रूट 1 है तो फिर प्रोडक्ट से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बीटा इंटू 1 जो भी आएगा ये हमारी दूसरी रूट है। चलो 53 इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट, नो रियल रूट कब होगी, क्या था, लेस बी देन 0। लेस देन 0, गुड। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी स्क्वायर यहाँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -4 और सी की वैल्यू है k। बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर ए है 1 और सी है k, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। यानी 16 -4k इज लेस देन 0, 16 इज लेस देन 4k, यानी कि k ग्रेटर देन 4। यार 16 माइनस इधर ले गए, देखो k की तरफ बड़ा वाला साइन था, ओपन था, तो वैसे ही लिखना है तुम्हें, हमेशा ध्यान इस तरफ रखो, ये ओपन साइड है ना, तो ये ग्रेटर साइड है, तो 4 से डिवाइड भी करोगे दोनों को तो ये ग्रेटर ही रहेगा इधर, तो k ग्रेटर देन 4। +4 से डिवाइड कर रहा हो तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर माइनस से कहीं करते तो साइन चेंज हो जाता। 54 क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ k so that sum of roots is equal to product of roots। यानी क्वेश्चन ये है k की ऐसी वैल्यू बतानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल हो जाए। सम इक्वल 0 देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। सम ऑफ रूट्स कितना होगा,
माइनस बी अपॉन ए, yes sir, यानी माइनस 2k प्लस 1 अपॉन ए क्या है 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट माइनस के माइनस 5 अपॉन 3। 3 से 3 उड़ा दो पहले, ये आ गया -2k -1 इज इक्वल टू माइनस के माइनस 5। इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो ये हो गया 5 -1 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 2k। के इज इक्वल टू 4 आ रहा है, yes sir, 4 plus 4 आ रहा है, अभी 0 नहीं आया। सर मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर था, बस सम ऑफ रूट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, Yes, यानी sir. माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ माइनस लगाना था, यहाँ जो था वही वैल्यूज थी। लास्ट फिर से बोर्ड ऑफ आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। यहाँ हम करते हैं क्वेश्चन 56 को। क्या दे रखा है? The Speed of boat. is still water इस बार वाइट लेट के करते हैं। स्पीड ऑफ बोट यानी वी भी हमें दे रखा है 8, पूछा क्या है VW। Yes, sir. तो पहली चीज इससे कम होना चाहिए, लेकिन सारे ऑप्शन कम है तो सॉल्व करना पड़ेगा यानी हमें। क्या कह रहा है? इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। And the तो speed of दोनों का टाइम दिया, यानी अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। पिछली बार माइनस था, इस बार plus प्लस है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। अप स्ट्रीम जाने में अलग डिस्टेंस है और डाउन स्ट्रीम जाने में अलग है। तो टी यू को हम लिखेंगे इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी 30 डिवाइड बाई 8 माइनस एक्स, जिसे हमने मान लिया एक्स। माइनस होगा ना इसमें, अप स्ट्रीम में स्पीड कम होती है तो माइनस होगा, प्लस 44 अपॉन 8 प्लस एक्स yes, इज इक्वल टू 10। बस जैसी इक्वेशन बन गई, फिर सॉल्व नहीं करने में लगना है, सीधे क्या ढूंढो? option में से ऑप्शन। तो क्या दिख रहा है हमें ऑप्शन में? कहीं पहला ऑप्शन है 3, एक्स इज इक्वल टू 3। ऑप्शन ए हम देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा? 8 माइनस 3 5, तो 30 बाई 5 यानी कि 6। yes sir, 8 प्लस 3 11। और 4 क्या बात है, 10 और इधर भी 10, yeah, तो पहली बार में yes sir, बस ये हमारा खत्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रखना ऑप्शन से बहुत हेल्प मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, खासकर क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन पे हमेशा ध्यान रखना, इक्वेशन जहां भी बन जाए तो कोशिश ये करो बस ऑप्शन से सॉल्व कर लो, तो इसे सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। ठीक, तो ये हमारी आज की क्लास खत्म होती है। और कल एक बार टाइमिंग का थोड़ा कंफर्म कर लेना, ठीक सर, हो सकता है हम सुबह में कर ले 11 बजे क्लास। ठीक है, ठीक है। ओके।